रेलवे स्टेशन पर तरबूज बेचने वाली सास बहू। बिरजू तेज धूप में पूरी मेहनत के साथ अपने तरबूज की खेती में हल जोत रहा था। अरे मोरी मैया, इतनी तेज धूप हो रही है, आधे तरबूज तो पक चुके हैं मेरे खेत के। बेचने का समय आ ही गया है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब गर्मियों में मेरी बहुत अच्छी बिक्री होगी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद वो अपने घर की ओर एक तरबूज लेकर जाता है, जहाँ उसकी 6 साल की नीतू नाम की बेटी बिरजू की गोद में आकर कहती है, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए तरबूज लाए हो, पर ये तो बहुत ताता लग रहा है। अभी मैं बाहर से आया हूँ ना, और खेत में भी तरबूज गर्म हो गए थे। अभी मम्मी मटके के पानी में रख देगी तो सब अच्छा होगा, फिर हम खाएंगे। तभी राधा हाथ में पानी लिए बिरजू को देती है। अजी ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं इस तरबूज को ठंडा करके लाती हूँ। आ गया हमरा बचवा। अरे बिरजू, काम कैसा चल रहा है खेत का? मंडी कब जाएगा तरबूज बेचने? बस माँ, कल से ही जाऊंगा। मेरे तरबूज तैयार हो चुके हैं। माँ जल्दी करो ना, मुझे तरबूज खाने हैं। उसको ठंडा कर दो। अभी हम एक साथ खाएंगे ना, तब तक तो तरबूज ठंडा हो जाएगा। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं। राधा तरबूज काट कर देती है। आहा माँ, तरबूज खाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। दादी आप भी खाओ ना। आहा, हाँ पहले खाना भी तो खा ले तू। पापा, मुझे नई वाली फ्रॉक पहननी है और नई कॉपी भी चाहिए। मैम बोल रही थी स्कूल में कॉपी पर कवर चढ़ा लेना, पर वो बहुत ज्यादा फट गई है। राधा, मेरी बच्ची जो मांग रही है तुम उसे दिला देना, पर इंतजार कर ले बेटा, पैसे कल आएंगे। ठीक है पापा। इस तरह वो सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन राधा बिरजू के साथ खेत में जाती है और तरबूज निकाल कर एक ठेले पर जंचवाती है। तुम नहीं होती तो मैं ये कर ही नहीं पाता राधा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मंडी भी जाना है। ये बोलने के बाद बिरजू तरबूज गली गली बेचते हुए मंडी भी पहुंच जाता है, जहां उसकी थोड़ी बहुत बिक्री रास्ते में ही हो जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, ले लो भैया, ठंडे ठंडे रसीले मीठे मीठे तरबूज। लाल है पूरा ठेला, लाल है, लाल है पूरा ठेला, लाल है। तरबूज ले लो तरबूज, सिर्फ 100 रुपए किलो। आप तो बड़े सस्ते तरबूज दे रहे हैं, और इतने अच्छे भी, इतने लाल है। जरा मुझे 2 किलो कर दीजिए। 2 किलो में ये काटना पड़ेगा। आप तीनों तरबूज ले लीजिए, 150 रुपए में सिर्फ। ये इतना सस्ता है तो ये भी दे दो। अभी दे दो भाई साहब, मुझे तो दूर से ही तरबूज इतने अच्छे लग रहे हैं कि मन कर रहा है ले लूं। हाँ बहन जी, ले लीजिए। मीठे मीठे तरबूज ले लो, ताजी ताजी लाल तरबूज ले लो। लाल है पूरा ठेला, लाल है। सुबह से शाम तक बिरजू मेहनत से अपने सारे तरबूज बेच देता है, जिसके बाद उसके पहले दिन की कमाई काफी बढ़िया हो जाती है और वो अपनी बेटी को फ्रॉक, नई कॉपियां, पत्नी और माँ को नई साड़ी दिला देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बिरजू का गर्मियों में तरबूज की खेती का काम बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन शाम को लौटते वक्त एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें उसके 2-4 तरबूज खराब हो जाते हैं और बिरजू की मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही उसके परिवार को पता चलती है तो बबीता राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों भगवान, क्यों आपने मुझसे मेरे सुहाग को छीन लिया? मेरी बेटी इतनी छोटी है, कैसे रहेगी अपने पिता के बगैर? चुप हो जा बहू, आखिर तुझे मेरी नीतू को भी संभालना है। वो देख रही है अपने पापा की हालत, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही है। तुझसे वो सवाल करेगी तो क्या जवाब देगी? संभाल बहू खुद को। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। बेहद मुश्किलों के साथ राधा सास और बेटी को संभालती है और 13वीं के बाद से तरबूज के खेत में काम करने लगती है। और जब वो तरबूज बेचने के लिए निकलने वाली होती है। बहू, मैं खुश हूँ कि तूने ये निर्णय लिया है, पर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। जितनी देर गुड़िया स्कूल में रहेगी तब तक हम दोनों तरबूज बेचने चलते हैं, और सबसे ज्यादा बिक्री रेलवे स्टेशन पर होती है, वही चलते हैं। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, नीतू को मैंने स्कूल भेज दिया। फिर दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर तरबूज बेचती है। तरबूज ले लो तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज ले लो। ये तरबूज ले लीजिए, ठंडे ठंडे मीठे तरबूज, 80 रुपए किलो।
बहन जी, मुझे जरा एक तरबूज दे दीजिए। ये लीजिए। अरे बहन जी, थोड़ा सा तरबूज इधर देने आना, मैं बाहर नहीं आ सकती ट्रेन से। मैं आती हूँ बेटा, रुको। ये कहने के बाद उसे खिड़की से ही तरबूज काट काट कर दे देती है। अरे वाह आंटी, आपके तरबूज तो बहुत मीठे हैं। शुक्रिया बेटा। अरे वाह माँ जी, यहाँ पर तो हमारा तरबूज का बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कहती है, हम यही आया करेंगे और नीतू के लिए खाना बनाकर रख देंगे। जी माँ जी। अच्छा, ट्रेन रुकी है, मैं अंदर तरबूज बेच कर आती हूँ। ये बोलने के बाद सास रुकी हुई ट्रेन में बोल बोल कर तरबूज बेचती है। उस दिन से दोनों सास बहू का तरबूज का बिजनेस रेलवे स्टेशन पर अच्छा चलने लग गया था। ऐसे में जो आसपास के और भी फल और तरबूज वाले थे, उनकी बिक्री ना के बराबर हो गई थी, जिस वजह से वो दोनों सास बहू से ईर्ष्या के कारण उन्हें धमकाने आते हैं। ए, दोनों सास बहुरिया, ज्यादा ही अपना तरबूज का बिजनेस यहाँ फैला रही हो। देखो, अपने घर लौट जाओ या कहीं और जाकर बिजनेस करो, लेकिन हमारे धंधे के बीच में मत आओ। और क्या, तुम्हारे आने से हमारा धंधा चौपट हो गया है। 100 की जगह 50 भी नहीं कमाते। अब चले जाओ, वरना तुम्हारे सारे तरबूज बर्बाद कर देंगे हम। आपकी गीदड़ भक्तियों से हम दोनों नहीं डरते। हमारी मर्जी, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। चलो चलो हटो, हमें अपना काम करने दो। अगर नहीं गए तो हमें कुछ और भी करना आता है। उनकी धमकी से बबीता को अजीब सा लगता है। वो सतर्क हो जाती है और अगली बार जब वो फिर से धमकी देने आते हैं तो सास बहू उन बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। फिर एक शाम, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, जरा आज इन सास बहू को सबक सिखा ही देते हैं। इतने डंडे बरसाए जाएंगे कि वहीं मौत हो जाएगी या तो भाग जाएंगे ये। हाँ हाँ चल। वो दोनों सास बहू के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों सास बहू को बहुत समझाया था मैंने कि यहां से चले जाओ, लेकिन तुमने कुछ नहीं समझा। अब अंजाम के लिए तुम तैयार हो जाओ। चल भाई, इन्हें मारते हैं। हम मार मार के इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे। देखो, हमसे दूर रहो, हमारे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम तुम भुगतोगे। रमन और मनोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही डंडा मारने वाले होते हैं, पीछे से पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। गिरफ्तार कर लो दोनों को। इनका जुर्म मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। साहब साहब, हमने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं दरोगा साहब, आप सब देख चुके हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बहुत दिनों से ये हमें परेशान कर रहे हैं। ये झूठ बोल रही है दोनों औरतें। हम तो बस अभी आए हैं। अच्छा, तुम दोनों को जेल में ऐसा मारूंगा ना कि झूठ बोलना और मासूम औरतों को परेशान करना सब भूल जाओगे। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने पहले ही आ चुकी थी। उस दिन ये दोनों मेरे पास आई थी तुम्हारा रिकॉर्डिंग लेकर। दरोगा साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दोनों आदमी बार बार हमें धमकी देने आते हैं और मारना भी चाहते हैं। आप हमें बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अपने फोर्स को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद दरोगा साहब। रहे थे ना तुम दोनों धमकी देकर? हमने दरोगा साहब को सब कुछ पहले ही बता दिया। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। हम दोनों को माफ कर दो। हमसे गलती हो गई है। अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। चलो, अब ऐसे ही तुम्हें वहां भी पीटूंगा। चलो। तभी दरोगा साहब उन दोनों आदमियों को कॉलर पकड़ कर ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों सास बहू बिना किसी खौफ के वहां तरबूजे का व्यापार करती है, जिससे धीरे धीरे वो अपना नया घर और बेटी का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। और इसी तरह से उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कि पायल, श्रद्धा, बेला और पूजा अपनी माँ और बाबा के साथ एक रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका बाप मुकेश स्टेशन पर ही चने बेचता था। अरे कावेरी, मेरे चने दे दो। लीजिए, आज तो आपको जाने में बहुत देर हो गई। सही कहा, आज कम से कम 3 ट्रेन आकर चली गई होंगी। चलो, कोई बात नहीं। मुकेश ने अपने चने उठाए और वो उन्हें बेचने के लिए जाने लगा कि तभी दरवाजे पर उसका पांव अटक गया और वो लगभग गिरने ही वाला था। संभालिए बाबा, ध्यान से। आप ठीक तो हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। नहीं, आज मुझे आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। आज आप काम पर मत जाइए। अरे नहीं नहीं, बस रात को सही से नींद नहीं आई तो सिर दर्द कर रहा है, और कुछ नहीं। फिर भी अरे अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुकेश ऐसे बोलता हुआ अपनी बेटी बेला के सर पर हाथ फेरता हुआ चला गया।
तुम्हारे बाबा हमारा पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सही कहा माँ। लेकिन चलो अब ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। एक तरफ पांचों लड़कियां स्कूल जाने की तैयारी कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश स्टेशन पर कभी ट्रेन के अंदर तो कभी बाहर मेहनत से चने बेच रहा था। हमारे माँ बाप हमारी खुशियों के लिए, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी सारी खुशियों और ख्वाहिशों का दम घोट देते हैं। जहां मुकेश की बेटियों के पांव में चमचमाते हुए स्कूल के जूते थे, वहीं दूसरी तरफ बेचारा मुकेश अपनी घिसी हुई चप्पलों से ही काम चला रहा था। चलो भी, अब क्या स्कूल नहीं चलना है? हाँ दीदी चलो। पांचों बहनें स्कूल के लिए निकल गईं और कावेरी भी अपने रोज के घर के कामों में लग गई। इसी तरह से शाम हो गई। पांचों बेटियां भी स्कूल से आकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रही थी, तो 3 छोटी बेटियां आपस में खेल रही थी। माँ, बाबा अभी तक नहीं आए। अब तो रात हो चली है। मुझे पता है आज इन्हें जाने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए आज वो थोड़ा देर से ही आएंगे। लेकिन जरा आसमान की तरफ देखिए, मौसम कितना खराब हो रहा है। बाबा को अब आ जाना चाहिए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, रात भी हो चुकी थी। ऐसे में जब मुकेश स्टेशन से घर लौट रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई और वो भीगता हुआ घर आया। अरे नहीं, आप तो पूरे भीग गए। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, कहीं आपको बुखार ना आ जाए। मुकेश ने जोरों से चीख मारी। जैसे ही कावेरी ने उसे छूकर देखा तो मुकेश को बहुत तेज बुखार था। ये क्या, आपका तो पूरा शरीर जल रहा है, आप जल्दी कपड़े बदलिए। मुकेश कपड़े बदलकर लेट गया और पांचों बेटियां और बीवी उसकी सेवा में लग गए, लेकिन मुकेश का बुखार हल्का ही नहीं हो रहा था। ऊपर से भयानक मौसम भी उन्हें घर से नहीं निकलने दे रहा था। हे भगवान, तूफान आ रहा है, ऐसे में तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा हुआ होगा। ये बारिश हल्की हो तो मैं आपके लिए दवा लेकर आऊं। सभी मुकेश को देखकर काफी परेशान थे। मुकेश का बुखार तेज हो रहा था और इसी तरह दिन का सूरज निकलने से पहले मुकेश दुनिया को अलविदा कह गया। बेचारा बाप अपनी बेटियों को दुल्हन के रूप में भी नहीं देख पाया। जिस चिराग की वजह से पूरे घर में उजाला होता था, आज वो बुझ चुका था और अब सभी तरफ बस अंधेरा था। अब मुकेश की मौत हुए 3 महीने बीत चुके थे। घर में कमाने वाले के ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। ये क्या, अब तो देखने को भी अनाज नहीं बचा है। अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह तो बात नहीं बनेगी। कावेरी ऐसे बोल के घर के बाहर जाने लगी कि तभी उसे उसकी बड़ी बेटी पाखी ने रोक लिया। माँ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, अब घर में छिपे रहने से कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ही बाहर निकलकर कुछ करना होगा। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। माँ, आप क्या करोगी? मैं भी आपकी मदद करूंगी। और मैं भी माँ। ठीक है मेरी बच्चियों, अब हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसे घर में छिपे रहने का नाम जिंदगी नहीं है। हमेशा कुछ करते रहना ही जिंदगी है। कावेरी पाखी और पायल को लेकर रेलवे स्टेशन पर चली गई। बेला घर में ही अपनी बहनों का ख्याल रख रही थी। माँ, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन हम करेंगे क्या? शुरुआत तो यहाँ पड़े कूड़े कचरे को बीनने से करते हैं और उससे मिले हुए पैसों से हम तुम्हारे बाबा का ही काम फिर से शुरू करेंगे। और उन माँ बेटियों ने ऐसा ही किया। सबसे पहले वो तीनों पूरे स्टेशन पर पड़ी पिन्नियों, प्लास्टिक की बोतलों और सूखे कूड़े कचरे को बीनने लगी और उन्हें बेचकर उससे पैसे मिले तो उन्होंने थोड़ा सा आटा और चने खरीद लिए। कावेरी ने अपनी बच्चियों को नमक के साथ रोटी दी और चनों को लेकर स्टेशन पर निकल गई। वो तीनों माँ बेटियां कभी ट्रेन के अंदर चनों को बेचती थीं तो कभी ट्रेन के बाहर। माँ, ये ट्रेन तो बहुत ही बड़ी होती है। होती तो है माँ, इसमें सफर करना कैसा लगता होगा? इसमें सफर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मेरे माँ बाप ने फिर भी बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन एक मैं हूँ, एक बेबस माँ, जिससे अपनी बच्चियों को ट्रेन की सैर कराना भी बस में नहीं। कोई बात नहीं माँ, आप दिल छोटा मत करो, हमें बस आप चाहिए और कुछ नहीं। दोनों बेटियों ने अपनी माँ को गले लगाया। इसी तरह मेहनत करते हुए पूरे 10 साल बीत गए। पांचों बेटियां भी सुंदर और जवान हो चुकी थी। वो पांचों ही अब अपनी माँ की काम में मदद करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। मेरी बच्चियों, मुझे स्टेशन पर दुकान वाले लाला साहब ने बताया था कि आज तुम्हें कोई लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो आज हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। तुम लोग भी अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। पांचों बेटियां तैयार हो गई। हल्के से श्रृंगार में वो पांचों ही किसी परियों से कम नहीं लग रही थी। इसी तरह से 1 घंटा बीत गया और लड़के वाले उन्हें देखने आ गए। वाह कावेरी बहन, तुम्हारी बेटियां पैसे से भले अमीर ना हो, लेकिन रंग रूप की बड़ी अमीर हैं। देखो तो जरा, मुझे तो तुम्हारी 5 ही बेटियां अपने बेटों के लिए पसंद आ गई हैं।
जानती हो, मेरे बेटों के लिए मैं ऐसी ही लड़कियां चाहती थी जो खूबसूरत हो, संस्कारी हो, लेकिन मुझे कोई ऐसी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मेरे बड़े भाई लाला जी ने मुझे आपके बारे में बताया। ओह अच्छा, तो वो आपके बड़े भाई हैं? जी हाँ। देखो बहन, मैं तुम्हारे घर को देखकर तुम्हारे हालातों से वाकिफ हो गई हूँ। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो तुम अपनी खुशी से अपनी बेटियों को देना चाहो वो दे देना। तो क्या मैं बात पक्की समझूं? अपनी बेटियों की होने वाली सास का इतना अच्छा चरित्र देख कावेरी की आंखें भर आईं। एक गरीब माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल कुछ और नहीं हो सकता था। कावेरी ने खुशी से हाँ कर दी और 2 हफ्तों बाद उसकी बेटियों की शादी भी हो गई। देखो बहन, 1 न 2 पूरी 5 बहुएं हैं और हमारा घर भी बहुत दूर है, तो हम तो अपनी बहुओं को ट्रेन से ही विदा करके लेकर जाएंगे। इस तरह 5 बेटियों का ट्रेन में बैठने का सपना भी अपनी शादी के दिन पूरा हो गया। कावेरी ने खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटियों को विदा किया। मेरी बच्चियों, हमेशा खुश रहना। उसकी बेटियों के ससुराल वाले बहुत अमीर थे और सभी उनसे बहुत प्यार भी करते थे। उसकी 5 बेटियां भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप ऊपर वाले का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है। इस तोहफे की कदर करो और कभी इन्हें टूटने बिखरने मत दो, क्योंकि अगर ये बिखर गए तो तुम्हें संभालने वाला फिर कोई नहीं है।